हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आज संडे है और संडे में कोई भी एडिटोरियल हिंदू में नहीं आता। वैसे तो आप लोग का भी पढ़ने का मन नहीं करता होगा संडे में, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट डे। तो आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए और अधिक अंगदाताओं की आवश्यकता है। देखिए, अंगदान जो है ना वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है कि जब आप जिंदा है तभी अंगदान कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपनी मृत्यु के बाद अंगदान कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें आप अपने अंग दान कर सकते हैं? तो जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हैंड हो गया, आई हो गई, इस तरीके की चीजें जो है वो आप उसको अंगदान में दे सकते हैं। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या इसी को आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। इसके बारे में देखिए, इस योजना के तहत होता क्या है? तो एक परिवार को, प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो इस योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है या आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली है, बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिली है। अनियमितताओं का सामना करना पड़ा है। कैसे अनियमितताएं, कैसे गड़बड़ियां हुई हैं? तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे खेल चल रहा है। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो व्यक्ति पहले ही मर चुका है उसका भी इलाज कर दिया गया इस योजना के तहत। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि उसके भी आयुष्मान कार्ड का प्रयोग किया जा रहा है। यानी जो मर चुका है उसके भी आयुष्मान कार्ड का प्रयोग कर करके इलाज कराया गया है। उसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया? तो इनवैलिड मोबाइल नंबर दे दिया गया है। जैसे 10 बार लिख दिया गया 9 9 9 9, इस तरीके से करके 10 बार दे दिया गया। इसी तरीके से 8 8 करके। उसके अलावा क्या किया गया? तो नकली आधार कार्ड नंबर दे दिए गए हैं। तो इस तरीके की गड़बड़ी निकल करके सामने आई है। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि हाल ही में कैग ने क्या किया? तो प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट लोकसभा में पेश की, जिसमें आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में क्या किया गया? तो मृत घोषित कर दिए गए रोगियों के लिए उपचार प्रदान करने जैसी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया। यानी जो मर चुके हैं पहले से उनका भी इलाज किया गया है, ऐसी यहाँ पे डेटा बनाया गया है। उसके अलावा एक ही आधार नंबर, या ये देख सकते हैं आप, वही जो मैंने आपको बताया, 10 बार 9 9 9 लिख दिया गया है, 10 बार 8 8, जैसे अमान्य मोबाइल फोन नंबर का उपयोग करने के लिए वाले हजारों लोग के लिए भी। यानी यहाँ पे क्या किया गया? एक ही आधार नंबर से 10 लोग इलाज करवा रहे हैं। या उसके अलावा क्या किया गया? तो इनवैलिड मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं? मान लो कस्टमर जो है उसने प्रोवाइड करा भी दिया, तो जो हॉस्पिटल वाले हैं जो ये नंबर अपलोड कर रहे हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उनको तो पता है ना भाई कि ये कौन सा नंबर होता है। इस तरीके से यानी इसका मतलब क्या है कि हॉस्पिटल वाले भी मिलकर के काम कर रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल वाले भी अपना कमीशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की मिली भगत चल रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखिए, मान लीजिए ये मेरा आयुष्मान कार्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, अब इसका इलाज करवाना है, और मान लीजिए इसका ऑपरेशन है किसी चीज का। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि मेरा ये ले लेंगे आयुष्मान कार्ड, इलाज इनका हो रहा है, ठीक है, लेकिन कार्ड किसका है? मेरा। अब क्या होगा कि जब फोटो खिंचवाने की बारी आएगी तो फोटो मेरा खिंचाया जाएगा, फिंगरप्रिंट मेरा स्कैन होगा। उसके अलावा क्या होगा? यहाँ पे फेस मेरा प्रमाणीकृत किया जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें मेरी रहेंगी, लेकिन इलाज किसका हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है मेरे दोस्त का। यही चीज यहाँ पे की गई है। तो पहले तो ओटीपी और फेस वाला भी यहाँ पे नहीं था। यानी पहले फेस के थ्रू रिकग्नाइज नहीं किया जाता था, प्रमाणीकरण नहीं होता था, ओटीपी के थ्रू नहीं होता था। इस वजह से ऐसे मोबाइल नंबर अलाउ करा दिए गए थे वहाँ पे। लेकिन अब क्या हो रहा है? तो अब यहाँ पे केवल वैध मोबाइल नंबर लेगा। यहाँ पे किसके बारे में बात करें? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यही लागू करता है आयुष्मान भारत योजना को, यही उसके बारे में देखभाल करता है। तो अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि ये क्या करेगा? सिर्फ ऐसे ही मोबाइल नंबर को अपनी वेबसाइट पे अपडेट करेगा जो वैलिड होंगे, जो सच में मोबाइल नंबर है। ऐसा नहीं कि डाल दिया आपने 9 9 9 9 उसको उठा लेगा। अगली बात क्या की जा रही है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ये क्या करता है? तो ओटीपी के अलावा अब और 3 ऐसे स्टेप हैं जिसके थ्रू ये वेरिफिकेशन करेगा। कौन कौन से 3 स्टेप हैं? कौन कौन से 3 कदम उठाया है? पहला है फिंगरप्रिंट, दूसरा है आइरिस स्कैन, और तीसरा क्या है? फेस प्रमाणीकरण। यानी आपका फिंगरप्रिंट भी लगेगा, उसके अलावा आपकी आई भी स्कैन की जाएगी, आंख आपकी। उसके अलावा क्या किया जाएगा? तो आपका फेस भी यहाँ पे कैमरे के थ्रू प्रमाणीकृत किया जाएगा कि हाँ आप वही हैं कि नहीं है। तो ये सारी बातें की जा रही हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में। ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसको जनता के धन का संरक्षक भी कहा जाता है, और ये संघीय सरकार होगी और राज्य सरकार दोनों के लिए ही काम करता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि सिर्फ संघीय सरकार के लिए काम करता है। अनुच्छेद 150 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 150 ये कहता है कि केंद्र और राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे, इसके बारे में राष्ट्रपति को कौन सलाह देगा? तो कैग इसके बारे में राष्ट्रपति को सलाह देगा। अनुच्छेद 151 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 151 ये कहता है कि जो केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा।
और राष्ट्रपति क्या करेंगे, उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे। यानी जो केंद्र सरकार के खाते हैं, इसकी जो परीक्षण रिपोर्ट आती है, इसको कैग क्या करेगा, इसको कैग ये करेगा कि राष्ट्रपति को प्रोवाइड करा देगा, राष्ट्रपति को दे देगा कि ये मैंने रिपोर्ट तैयार की है, यहाँ पे इसका प्रयोग ऐसे हुआ है, ये गलत है, ये सही है। तो अब यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में उसको प्रस्तुत करेंगे, उसको रखेंगे रिपोर्ट को। और यही काम राज्य स्तर पर कौन करेगा, राज्य स्तर पर यही काम राज्यपाल करेंगे। ये क्या करेंगे, तो विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पे भी है, तो विधानसभा में तो प्रोवाइड कराएंगे ही, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश हो गया तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों, तो विधान परिषद में भी इस चीज को रखेंगे, इस रिपोर्ट को रखेंगे। उसके अलावा अनुच्छेद 279 क्या कहता है, तो किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाना और प्रमाणित करना, और सीएजी का प्रमाणीकरण अंतिम होगा। शुद्ध आय से क्या मतलब होता है, देखिए मान लीजिए 100 रुपए टैक्स मिलना है, लेकिन अब इस टैक्स को वसूल करने में पूरी मशीनरी लगती है। जैसे यहाँ पे देखें आप, टैक्स ऑफिसर काम करते हैं, उसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो मान लीजिए इन सब पे कितना 10 रुपए खर्चा होगा, तो शुद्ध आय कितना हो जाएगी, तो 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपए, ये हो जाएगी शुद्ध आय। यानी जितना टोटल आपको मिल रहा है, आपकी तरफ से जो गया उसको घटा करके जो आपको मिल रहा है, टोटल जितना आपका बेनिफिट हो रहा है, वो उसी की बात की जा रही है, शुद्ध आय की। तो ये कौन प्रमाणीकृत करेगा, ये कैग प्रमाणीकृत करेगा। एक बार कैग ने कह दिया कि शुद्ध आय 100 रुपए में से 90 रुपए है, तो यहाँ पे 90 रुपए से 80 नहीं किया जा सकता उसको संसद के द्वारा, 90 है तो है, बस बात खत्म। अभी सरकार क्या कर रही है, तो जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, उस पे ग्रेट निकोबार वाला जो क्षेत्र है उसको सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की बात की जा रही है, यानी सिंगापुर की तरह इसको डेवलप करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए लगभग 9.64 लाख पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। इसी की वजह से मामला कहाँ पे चला गया, तो इसी की वजह से मामला चला गया एनजीटी। एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के सामने। तो इसकी वजह से चर्चा में आ गया, हम देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि लगभग 9.64 लाख पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी। जो पहले कितना बताया गया था, पहले बताया गया था कि 8.5 लाख पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 9.64 लाख। इस परियोजना को वनों की कटाई के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एनजीटी जो है इसका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 के तहत। क्यों, क्योंकि ये क्या कहता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और जब स्वच्छ पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो आप जीवन कैसे जिएंगे, उसी के लिए इसका गठन किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। ये परियोजना कहाँ पे लागू होगी, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर लागू की जाने वाली एक मेगा परियोजना। इसके तहत क्या क्या बनाया जाएगा, तो एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और द्वीप में 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में 450 MVA गैस और सौर आधारित बिजली संयंत्र, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बनाई जाएंगी। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि लगभग 8.5 लाख पेड़ों की कटाई की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन तो पहले का अनुमान था कितना हो गया, 9.64 लाख। उसके अलावा क्या बात की जा रही है कि जो मैंग्रोव क्षेत्र है वहाँ पे कितना, तो लगभग 12 से लेकर के 20 हेक्टेयर में उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनके भी समाप्त होने की आशंका है यहाँ पे। उसके अलावा क्या बात की जा रही है कि जो यहाँ पे कोरल रीफ होते हैं कितना, तो लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में जो फैले हुए हैं, उनको या तो एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाए, स्थानांतरित किया जाए, या उनके भी समाप्त होने की संभावना बनी रहेगी। उसके अलावा क्या बात की जा रही है कि जो यहाँ पे देशी जनजातियां कौन कौन सी, जैसे शोम्पेन हो गई, उसके अलावा निकोबारीज हो गई, इनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। उसके अलावा क्या बात की जा रही है, कुछ यहाँ पे जीव पाए जाते हैं, जैसे लेदर बैक सी टर्टल हो गया, निकोबार मेगापोड हो गया, उसके अलावा निकोबार मकाऊ हो गया, उसके अलावा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया, इन सब के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत अधिक है। हम कुछ तथ्य जानते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में। ये अंडमान एंड निकोबार का दक्षिणतम क्षेत्र है। इसी पे इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो इंडिया का दक्षिणतम क्षेत्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये लगभग 921 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे आप देखेंगे 14 प्रजातियां किसकी पाई जाती हैं, तो यहाँ पे स्तनधारियों की 14 प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके अलावा 71 प्रजातियां किसकी पाई जाती है, तो पक्षियों की। उसके अलावा 26 प्रजातियां पाई जाती हैं सरीसृप की। उसके अलावा 10 प्रजातियां पाई जाती हैं उभयचरों की। उसके अलावा 113 प्रजातियां मछलियों की पाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो जैव विविधता यहाँ पे बहुत अधिक है। अगर इस परियोजना को लागू किया जाता है तो इन सब के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत अधिक है, यानी इसकी जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे जैव विविधता पाई जाती है। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो आइलैंड का सिंबल है वो क्या, तो लेदर बैक सी टर्टल इसका सिंबल है। ये आर्टिकल हम सबके काम का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लैपटॉप का आया था ना, इस पे सरकार ने क्या किया, तो बैन लगा दिया। अच्छा, बैन लगाने का ये मतलब नहीं कि पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया, अब बाहर से लैपटॉप आएंगे नहीं, सिर्फ इंडिया वाले लैपटॉप ही बेचेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपको मैकबुक प्रो खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है बैन लगाने का कि अब जो है व्यापारी हैं भारत के, जो बाहर से लैपटॉप आयात करते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको लाइसेंस की आवश्यकता होगी लैपटॉप आयात करने के लिए, बस। तो आइए इसके बारे में देखते हैं पूरा अच्छे से जानकारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर के ऊपर माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, वही सारे यहाँ पे बात की, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन, माइक्रो कंप्यूटर या प्रोसेसर और बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के आयात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। पर्सनल कंप्यूटर, ये पीसी हो गया आपका, टैबलेट, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर और यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर, इन सब के ऊपर बैन लगा दिया गया। इन सब के आयात के लिए अब क्या होगा, लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे वही बात की जा रही है कि केंद्र सरकार ने क्या किया, तो लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर तत्काल प्रभाव से क्या लगा दिया, तो प्रतिबंध लगा दिया है। अब अगर कोई कंपनी या कोई इकाई या कोई व्यापारी ये चाहता है कि हम बाहर देश से आयात करें लैपटॉप या ये इनमें से कोई भी चीज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इस संबंध में अधिसूचना किसने जारी की, तो विदेश व्यापार महानिदेशालय, इसको क्या कहते हैं, डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके द्वारा जारी की गई थी। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो विदेशी व्यापार के संबंध में कानूनों को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी जो भी विदेशी व्यापार होता है उससे संबंधित जो कानून, उसको देखभाल कौन करता है, यही करता है डीजीएफटी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की 7 श्रेणियों पर HSN कोड 8471 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN कोड एक वर्गीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग कराधान उद्देश्यों के लिए उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी एक प्रकार का क्या है, तो वर्गीकरण की प्रणाली है, क्लासिफिकेशन किया जाता है इस यहाँ पे HSN कोड के जरिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है, जो HSN कोड 8471 इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े उपकरण की पहचान के लिए। ये निर्णय जो 1 नवंबर 2023 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, यानी 1 नवंबर 2023 तक इसको नहीं लागू किया जाएगा। क्यों, उसके पीछे की वजह क्या, जो बंदरगाहों पर कस्टम अधिकारी थे वो लोग क्या कर रहे थे, को निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के शिपमेंट को रोकना शुरू कर दिए थे। निर्दिष्ट का क्या मतलब, जो चीजें आपको बताई गई ऊपर उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यानी आप मुद्दा ऐसे समझिए, मान लीजिए USA है और यहाँ पे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। आज हमारे यहाँ से घोषणा होती है कि आयात पर प्रतिबंध लगेगा इन इन चीजों पर, और यहाँ पे कोई शिप पहले यहाँ से निकल चुका है और ये यहाँ पर पहुंचा है। अब जब ये यहाँ पे पहुंच रहा है भारत में, ये हो गया भारत, ये हो गया यूएसए, अब भारत में जब ये पहुंच रहा है तो यहाँ पे कस्टम अधिकारी क्या कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया, बैन लगा दिया है इस वजह से आयात पर, इस वजह से आपको वापस जाना पड़ेगा, आपसे हम सामान नहीं ले सकते। तो आप सोच के देखना कितनी खतरनाक स्थिति, मतलब इसकी क्या गलती, शिप जो बीच में पहुंचे उसकी क्या गलती। तो ये चीज ना हो सके, यानी जो पहले से निकल चुके हैं शिप, जो पहले से आयात आ रहा है, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उसके लिए यहाँ पे 1 नवंबर 2023 तक इस निर्णय को अभी निलंबित कर दिया गया। अब 1 नवंबर 2023 के बाद से ही लागू किया जाएगा इसको। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो जो DGFT द्वारा अधिसूचना जारी की गई है उसमें कोई कारण नहीं बताया गया है, वही बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन विशेषज्ञों का क्या मानना है कि जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है, इसी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत क्या होगा, तो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है। इसके तहत अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो स्थानीय उद्योग है, उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, यहाँ पे उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो 2020 में भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। अच्छा, इसके पीछे कुछ और कारण बताया जा रहा है, जैसे कि चीनी कारक। चीनी कारक का मतलब यहाँ पे शुगर की बात नहीं की जा रही भाई साहब, शुगर की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है चीन की। क्योंकि आप देखेंगे चीन क्या कर रही है इस समय, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हब बना हुआ है, यूएसए जैसे देश को टक्कर दे रही है। मतलब यहाँ पे इसने क्या किया, अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरी इस तरीके से डेवलप कर ली कि पूरी दुनिया पर राज करने की स्थिति में आ गया है। तो उससे निपटने के लिए भी इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। अब जब हम बाहर के देश से आयात बंद करेंगे, खास करके यहाँ पे चीन को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे यहाँ पे चाइना का माल भरा पड़ा हुआ है, चाहे वो मोबाइल का क्षेत्र हो गया, लैपटॉप का क्षेत्र हो गया, चार्जिंग, मतलब आप कोई भी सामान उठाइए ना, आप खिलौना, यहाँ पे मोमबत्ती, लाइट, कुछ भी आप देखिए, सारी चीजें चीन की भरी पड़ी हैं। तो इससे निपटने के लिए एक ऐसा कदम उठाया गया है, ऐसा माना जा रहा है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, जब आयात हम नहीं करेंगे तो आप सोचिए ना कि क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप देखिए कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है। मान लिया हमने चीन से आयात बंद कर दिया, तो अब इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला क्या होगा, जो हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाती थी वो हमारे पास रहेगी। इससे क्या होगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, यानी हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। दूसरा क्या होगा, जहाँ पे स्थानीय उद्योग है उनका उत्पादन बढ़ेगा, यानी स्थानीय उद्योग जो है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। उसके अलावा जब स्थानीय उद्योगों में काम आएगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। उसके अलावा क्या होगा, जो व्यापार में घाटा होता है हमें, उसमें भी कमी आएगी। इस तरीके से 3-4 पॉइंट तो यहीं से निकल रहे हैं, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। दूसरा कारक बताया जा रहा है कि सुरक्षा का कारक। अब देखिए कई जगह पे दुनिया भर में चीन की कंपनियों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा चुका है कि ये लोग क्या करते हैं, डेटा चोरी करते हैं, डेटा चीन के गवर्नमेंट को भेजते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि दूसरी राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको खतरे में डाला जा सके, दूसरे राष्ट्र के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरीके से इसके बारे में चिंता जताई गई है। इसलिए भारत सरकार क्या करे, जब हमारे यहाँ पे डेवलप होगा, हमारे यहाँ पे बनेगा, तो इसका डेटा जो कहाँ पे स्टोर होगा, इसका डेटा भी भारत में स्टोर होगा। और जब हमारे लोगों का डेटा हमारे यहाँ देश में ही स्टोर होगा, तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। डेटा लीक होने की थोड़ी कम डर रहेगा, और क्या होगा, इसका दुरुपयोग भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही है कि लैपटॉप के आयात पर जब ये प्रतिबंध लागू हो जाए तो ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयातक को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। यानी आयात पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, लेकिन आपको आयात करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और लाइसेंस किसको दिया जाएगा, जो नियमित रूप से व्यापारी होगा, नियमित रूप से आयातक होगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा करके दे दिया जाएगा। जो लगातार आयात करता आया है नियमित रूप से, उसी को ये लाइसेंस दिया जाएगा। और लाइसेंस कितने वर्ष के लिए दिया जाएगा, तो 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा, और कंपनीज को रिन्यू भी करवा सकती हैं। यहाँ पे बात की जाए कि जो लैपटॉप हो गया, उसके अलावा टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात पर भी छूट दी गई है, जिसमें
पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल है। यानी अगर आप ई कॉमर्स से खरीदते हैं, आयात करते हैं, तो उसमें कुछ हद तक आपको छूट भी प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अलावा परीक्षण हो गया, उसके अलावा बेंचमार्किंग और मूल्यांकन हो गया, उसके अलावा मरम्मत और वापसी के लिए, उसके अलावा उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप कितना, तो 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस मांगने से छूट है। यानी अगर आप रिपेयरिंग के लिए भेजते हैं या रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं लैपटॉप और इन सारी चीज़ों पे, तो क्या होगा, आपको एक खेप में यानी एक बार जब सामान आ रहा है तो उसमें कितना 20 कंप्यूटर या 20 लैपटॉप या 20 सामान जो रहेगा आपका, 20 प्रोडक्ट जो रहेगा, उस पर आपको छूट दी जाएगी, उस पर आपका टैक्स से नहीं लगेगा। यानी मान लीजिए आप 100 मंगवा रहे हैं सामान, ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से 20 सामान ऐसे हैं जिस पे छूट दी जाएगी, लेकिन ये सामान कौन कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए, तो ये अनुसंधान एवं विकास की कैटेगरी में होना चाहिए, या परीक्षण की, या बेंचमार्किंग और मूल्यांकन की, या मरम्मत और वापसी के लिए भेज रहे हैं आप उसको, या उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए, तो इसमें आपको 20 की छूट दी जाएगी। यानी लाइसेंस कितने का बनेगा, तो 80 का ही लाइसेंस बनेगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आयात प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसके पीछे निहितार्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका फायदा क्या होगा, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि घोषणा के तुरंत बाद क्या हुआ है, स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स अनुबंध निर्माताओं के शेयर बढ़ गए हैं। यानी जो भी लोकल इंडस्ट्री है हमारे भारत में जो यहाँ पे बनाती हैं, उनका क्या हुआ, तो उनकी शेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। उसके अलावा क्या होगा, तो जो कंपनियां भारत के बाहर से आयात करते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगले पॉइंट में बात की जा रही है कि एप्पल, सैमसंग, लेनोवो, शॉमी, रियलमी, जो भी कंपनियां हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं, अब उनके ऊपर दो चीजें हो सकती है, तो वो अपना आयात भारत में बंद कर दे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस की आवश्यकता है और प्रतिबंध लागू हो रहा है। उसके अलावा क्या करें, या तो ये भारत में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाएं। अब भारत में जब लगा लेंगे तो यहाँ पे आयात थोड़ी ना होगा, हम अपने देश से थोड़ी ना आयात करेंगे, आंतरिक रहेगा वो व्यापार। तो यहाँ पे वही बात करें, जब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा लेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे रोजगार बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा भारतीयों को। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है कि इससे क्या होगा, जो भारतीय बाजार में मौजूदा लैपटॉप हो गए, उसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर हो गया, उसके अलावा मैकबुक हो गया, मैक मिनी हो गया, इन सब की कीमतें बढ़ोतरी होगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे बात क्या किया है कि आयात पर प्रतिबंध हो गया। अब लोगों को ये लगेगा, जो लोग सोच रहे कि मैं 2 महीने बाद लूंगा लैपटॉप, मैकबुक में 2 महीने बाद लूंगा, वो क्या करेंगे कि यार प्रतिबंध लग गया है, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, हमारे यहाँ पे अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, इसकी कीमत कितनी होगी, कीमत और ना बढ़ जाए। इस वजह से क्या करेंगे, जो 2 महीने बाद लेने वाले थे अब वो आज जा करके खरीद लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एक शॉप है, इसके पास 4 ही मैकबुक है, ठीक है, अगले पॉइंट में ये दोनों चीजें समझाई गई। इसके पास मान लीजिए 4 ही बुक है, सॉरी 4 ही मैकबुक है, और इस आयात प्रतिबंध की वजह से 40 लोग खरीदने पहुंच गए। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे पहले इसकी कीमत मान लीजिए 1 लाख थी, अब क्या होगी, 40 लोग पहुंच गए खरीदने वाले, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, जो ज्यादा पैसे देगा वो लेकर के जाएगा, इस तरह की कंडीशन बनेगी। यानी 1 लाख से सीधा 2 लाख इसकी कीमत हो जाएगी। और क्या होगा, जो यहाँ पे शॉप है, कंपनियां, वो लोग छूट नहीं देंगे, ऑफर नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर की भीड़ लगी हुई है खरीदने के लिए, भगदड़ मची हुई है मार्केट में, आयात पर प्रतिबंध लगा दिएगा तो हम छूट क्यों दें। देखेंगे आप ऑफर कितना, 20%, 30%, इस तरीके से आपको ऑफ करके दिया जाता है सामान। तो वही बात है कि इसके लिए भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि कस्टमर जो रहेंगे अधिक रहेंगे, मांग अधिक रहेगी, तो उनको छूट देने की क्या आवश्यकता है। छूट इसलिए तो दी जाती है कि कस्टमर को आकर्षित किया जा सके। हम यहाँ पे देखने वाले जो HSN कोड था, HSN कोड 8471, उसके बारे में, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाली जीएसटी करदाता के लिए 6 अंकों का HSN कोड, नामकरण कोड का हार्मोनाइज सिस्टम प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। एचएस कोड का क्या मतलब है, इसको कहते हैं हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोड। तो यहाँ पे 6 अंकों का पहचान कोड होता है, जिसमें पहले के 2 अंक क्या कहते हैं, तो ये अध्याय को दर्शाते हैं, यानी पहले के 2 अंक चैप्टर को दर्शाएंगे। उसके अगले के 2 अंक क्या करेंगे, यानी बीच के 2 अंक क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, तो शीर्षक को दर्शाते हैं। उसके बाद के 2 अंक क्या करते हैं, तो उप शीर्षक को दर्शाते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक चैप्टर है, यहाँ पे जो शुरुआत के 2 अंक को किसको दर्शाएंगे, मान लीजिए जैव विविधता, ये चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। जो बीच के 2 अंक हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं शीर्षक। शीर्षक के अंतर्गत मान लीजिए कि पशुओं में जैव विविधता, एक तो हो सकता है मानवों में जैव विविधता, एक होता है पशुओं में जैव विविधता, ठीक है, ये शीर्षक हो गया। अगला 2 कोड ये दर्शाएगा। उसके अलावा दूसरा जो रहता है, लास्ट वाला 2 कोड क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है उप शीर्षक। अब मान लीजिए इसके अंतर्गत क्या आएगा, अल्फा जैव विविधता, ये हो गया। इस तरीके से पहला जो 2 अंक रहेगा वो चैप्टर को, उसके बाद का 2 अंक जो रहता है वो यहाँ पे शीर्षक को, उसके बाद का 2 अंक जो रहता है वो उप शीर्षक को दर्शाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। यहाँ पे बात की जा रही है कि विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO द्वारा विकसित किया गया इसको, और वस्तुओं के लिए सार्वभौमिक आर्थिक भाषा कहा जाता है इसको, यानी इसको यूनिवर्सल लेवल पर पूरे विश्व में मान्यता मिली हुई है। यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नामकरण है। इस प्रणाली में वर्तमान में कितना, तो लगभग 5000 कमोडिटी समूह शामिल है। कमोडिटी क्या होता है, वस्तु इसको कहते हैं, इसी को कमोडिटी कहते हैं व्यापार की भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में। यानी 5000 वस्तुओं का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसको शामिल किया गया इस योजना के तहत, इस नामकरण के तहत। यहाँ पे हम देखते हैं जो HSN कोड है, इसकी क्या आवश्यकता थी और इसका महत्व क्या था। यहाँ पे बात की जा रही है कि लगभग 200 से भी अधिक देश ऐसे हैं जो अपने सीमा शुल्क टैरिफ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़े एकत्र करने के लिए, उसके अलावा व्यापार नीतियां बनाने और वस्तुओं की निगरानी के लिए इस प्रणाली का उपयोग आधार के रूप में करते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रणाली सीमा शुल्क और व्यापार प्रक्रियाओं में
सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है, जिससे क्या होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागत कम हो जाती है। यानी ये जो कोड का प्रयोग करते हैं इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो शुरू के जो अंक डालेंगे तो इस तरीके से चैप्टर खुल के आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत मान लीजिए 3000 वस्तुएं शामिल है। फिर अगला 2 कोड आप डालेंगे तो वहाँ पे क्या निकल करके आ जाएगा कि यार इसके अंतर्गत तो 1000 वस्तुएं बची। उसके अलावा मान लीजिए अगले 2 अंक डालेंगे तो आप बता रहा है कि 10 ही वस्तुएं बची। इस तरीके से आपको खोजने में आसानी हो जाएगी। उसके अलावा व्यापार लागत में भी कमी आती है। अब हम यहाँ पे देखने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे तो नई दिल्ली में है और 38 क्षेत्रीय कार्यालय में। अब 1 2 3 होते 4 होते तो हम देख लेते, 38 क्षेत्रीय कार्यालय तो जाहिर सी बात है कितना आप याद रखेंगे। इसका नेतृत्व कौन करता है तो विदेश व्यापार महानिदेशक करता है। और इस महानिदेशक की नियुक्ति कौन करता है तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति इसकी नियुक्ति करती है। ये भारत में क्या करता है तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के संबंध में कानूनों को प्रशासित करने और भारत की आयात और निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यानी जो भी आयात निर्यात होता है उसके लिए कौन नीति बनाता है तो यही बनाता है DGFT। इसके तहत कौन तो यहाँ पे बात की जा रही है विदेश व्यापार महानिदेशक। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय गतिशील वातावरण में उनके निर्यात और आयात निर्णयों में सहायता करने के लिए WTA समझौते, उत्पत्ति के नियम आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास के संबंध में सुविधा प्रदान करता है। यानी ये WTO के नियम को भी ध्यान में रख करके चलता है। उत्पत्ति के नियम का क्या मतलब है कि कोई वस्तु जो है, कोई प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो बन रहा है इंडिया में, अब इंडिया ने किसको दे दिया नेपाल को। अब नेपाल क्या कर रहा है, इस पे अपना लेवल लगा करके भेज रहा है किसी अन्य देश को। तो इस तरीके की बात किया जाए तो यहाँ पे किसको मिलना चाहिए था इसका टैरिफ, इसको मिलना चाहिए था इंडिया को। यानी इसका श्रेय किसको देना चाहिए इंडिया को, लेकिन मिल किसको रहा है नेपाल को। तो वही बात की जा रही है कि ये भी गलत तरीके की बात है। तो उसको ही कहा जाता है उत्पत्ति का नियम, ओरिजिन का नियम। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं डैम्स के बारे में। इसको हिंदी में बांध कहते हैं। अब ये सब चर्चा में क्यों आ रहा है तो आप देखेंगे संसद का सत्र चल रहा है तो प्रत्येक मंत्रालय के मंत्री या उसके राज्य मंत्री जो है वो अपने मंत्रालय से जुड़ी रिपोर्ट दे रहे हैं, अपने मंत्रालय से जुड़ी प्रगतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वजह से चर्चा में आ गया है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। ये चर्चा में क्यों तो हाल ही में जल शक्ति राज्य मंत्री ने क्या किया है, बांध सुरक्षा और जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला है। तो इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आ गया है। पर हम सबसे पहले जानेंगे बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के बारे में। क्यों, क्योंकि इसी के तहत बांधों को प्रशासित किया जाता है भारत में। इसका उद्देश्य क्या है तो बांधों की निगरानी करना, उसके निरीक्षण करना, उसका संचालन और रखरखाव करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये भारत में सभी बांधों पर लागू होता है। इसके तहत प्रावधान क्या है तो इसमें 2 राष्ट्रीय स्तर के निकाय शामिल है। कौन कौन से, इसमें पहला है बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति। इसका क्या कार्य है तो बांध सुरक्षा के संबंध में नीतियां बनाना उसका कार्य है, उसके अलावा नियमों की सिफारिश करना। और दूसरा कौन सा निकाय इसमें शामिल किया गया तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण। इसका क्या कार्य है तो जो ये नीतियां बताएगा उसको लागू करना कार्य है इसका। उसके अलावा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों SDSO के बीच मामलों को सुलझाना, समन्वय बनाना भी इसका कार्य है। अब बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 जो है इसमें 2 राज्य स्तर के भी निकाय शामिल है। इसमें पहला कौन सा राज्य स्तर का तो ये है राज्य बांध सुरक्षा संगठन SDSO। इसका क्या काम है तो बांधों की सतत निगरानी रखना, उसके अलावा इसका निरीक्षण करना। दूसरा निकाय बांध सुरक्षा पर राज्य समिति। इसका क्या काम है, इसका काम है कि राज्य बांध पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी करना, उसके अलावा SDSO के काम की समीक्षा करना, ये इसका कार्य है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि बांध सुरक्षित निर्माण, संचालन, रखरखाव और परीक्षण के लिए कौन जिम्मेदार होगा तो ये बांध के मालिक जिम्मेदार होंगे। यानी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बांध के मालिक की कदम पकड़ी जाएगी। और इसके ऊपर क्या जिम्मेदारी तो इसको प्रत्येक बांध में एक बांध सुरक्षा इकाई प्रदान करने की आवश्यकता है। अब ये बांध सुरक्षा इकाई जो है ये बांधों का निरीक्षण कब कब करेगी तो पहला बिंदु बताएगी कि मानसून के मौसम के पहले और बाद में। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे मानसून के टाइम पे बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है। मानसून के टाइम उसके पहले और उसके बाद में यहाँ पे ये देखना है कि बांध का जो लेवल है वो कैसा है, बांध इस तरीके की समस्याओं को झेल पाएगा कि नहीं, इसकी जल भंडारण क्षमता कितनी है, उसके बारे में ये सारी चीजें यहाँ पे देखेगा। उसके अलावा भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, आपदा हो गया या संकट हो गया, इसके समय भी ये देखभाल करेगा बांध की। क्यों, क्योंकि देखिए जब भूकंप आता है तो यहाँ पे जमीन हिलने लगता है, उससे क्या होगा मान लीजिए बांध टूट गया या कोई प्राकृतिक आपदा है तो उससे बांध टूट गया या बांध का जो जल भंडारण क्षमता वो कम है, उसके हिसाब से पानी बहुत ज्यादा भर गया तो पानी बह करके आसपास के क्षेत्रों में जिससे बाढ़ आने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके से इसकी निगरानी करना है ताकि इसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, जो आसपास के क्षेत्र उस पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। वे एक आपातकालीन कार्य योजना भी तैयार करेंगे। वे नियमित अंतराल पर जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करेंगे। नियमित अंतराल पर क्या मतलब है, मान लीजिए 3 महीने का फिक्स डेट है, अब 3 महीने पहले इन्होंने किया तो फिर 3 महीने बात करना है कि यार कोई जोखिम तो नहीं इसकी वजह से, फिर 3 महीने बात करना है कि कोई जोखिम तो नहीं इसकी वजह से। ये सारी चीजें बताई जा रही है यहाँ पे। वे एक व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन तैयार करेंगे। इसके तहत सजा क्या की गई है तो अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने या निर्देशों का पालन करने से इनकार करने वाले को कितना 1 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है, और अगर इसकी वजह से जान माल की हानि होती है तो कितना 2 वर्ष की सजा हो सकती है। जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 है, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 है, ये संवैधानिक रूप से वैध है कि नहीं। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो जल है ना ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन ये कानून कौन लेकर के आई, डैम सेफ्टी एक्ट कौन लेकर के आई केंद्र सरकार। इस वजह से बात की जा रही है कि जो जल है वो विषय किसका है, राज्य सरकार का। तो यहाँ पे केंद्र सरकार कैसे लेकर के आ सकती है, तो ये संवैधानिक रूप से वैध है कि नहीं, तो उसी को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे वही बात की जा रही है पानी या जल राज्य सूची प्रविष्ट 17 के अंतर्गत है, लेकिन
केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत कानून लाया जिसे संघ सूची की प्रविष्टि 56 और प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे तो आपको सब सर के ऊपर से होगा कि यार क्या है, क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब ये बाकी के 3 पॉइंट पढ़ूं तो आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। राज्य सूची प्रविष्टि 17 ये क्या कहते हैं, जल, अर्थात अब जल से क्या क्या तात्पर्य है, जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, उसके अलावा जल निकासी और तटबंध, उसके अलावा जल भंडारण और जल शक्ति सूची 1 की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है। अब सूची 1 का क्या मतलब, देखिए भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई। कौन कौन सी, पहली सूची है संघ की सूची, यूनियन लिस्ट, उसके अलावा दूसरी सूची कौन सी है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, तीसरी सूची कौन सी है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि सूची 1 कौन सी, यूनियन लिस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया कि सूची 1 की प्रविष्टि 56 क्या करती है, तो संसद को, किसको, संसद को अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमन पर कानून बनाने की अनुमति देती है यदि वह इस तरह के विनियमन को सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित करती है। इसका मतलब यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए जैसे गंगा नदी है तो ये उत्तराखंड से भी बहती है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी बहती है। अब ये 2 राज्यों का मामला हो गया या 2 से अधिक राज्यों का जब मामला होता है तो इसी को अंतरराज्यीय नदी कहा जाता है। जब अंतरराज्यीय नदी का मामला आ गया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मुद्दा किसके पास गया, केंद्र सरकार के पास गया। तो इसी के तहत केंद्र सरकार ने कानून बनाया है कि हमारे पास भी अधिकार है कानून बनाने का, क्योंकि ये अंतरराज्यीय नदी का मामला हो गया है। नदियां जो है एक राज्य में तो बहती नहीं है, एक से अधिक राज्यों में बहती है। तो इसी वजह से केंद्र सरकार ने कहा कि मुद्दा अंतरराज्यीय नदी का मुद्दा हो गया, अब इस पर कानून बनाने का अधिकार हमको मिल गया। इस वजह से इन्होंने डैम सेफ्टी एक्ट या बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 लेकर के आया इसी के बेस पे। अनुच्छेद 246 क्या कहता है, तो संसद को संविधान के 7वें अनुसूची में संघ सूची की सूची 1 में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। यानी ये जो कानून बनाया गया है किसके तहत अधिकार मिला था संसद को, तो अनुच्छेद 246 के तहत ये अधिकार मिला था। यहाँ पे सूची 1 क्या है, 7वें अनुसूची में कौन कौन सी सूचियां दी गई हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं भारत में बांधों की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे बात करें, भारत जो है बांधों की संख्या के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है और दूसरे स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अच्छा, भारत में जो लगभग 1100 बड़े बांध ऐसे हैं जिनकी आयु 50 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है, और कुछ बांध तो ऐसे हैं जो 120 साल से भी अधिक पुराने। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 126 साल पुराना मुल्ला पेरियार बांध, ये कहाँ पे, तो ये केरल के इडुक्की जिले में है। और कौन कौन सी नदियों के ऊपर बनाया गया, तो मुल्लार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। उसके अलावा बात की जा रही है कि देश के 80% बड़े बांध ऐसे हैं जिनके अप्रचलित होने की संभावना है। क्यों, क्योंकि 50 वर्ष से लेकर के 150 वर्ष तक के पुराने हो चुके हैं। जैसे आप देखेंगे कृष्णा राजा सागर बांध 1931 में बना था और अब ये 91 साल का पुराना हो गया। कहाँ पे, तो ये कर्नाटक में। उसके अलावा ये मित्तूर या मिट्टूर बांध ये 1934 में बनाया गया था और अब ये 88 साल पुराना है। ये कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है भारत में कुल बड़े बांधों की संख्या कितनी है, तो 5701। इसमें से आप देखेंगे ऑपरेशनल यानी जो चालू हैं, जो काम कर रहे हो कितने हैं, तो 5264 है। और जो अभी बनाए जा रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कितने हैं, तो 437 हैं। अच्छा, आप यहाँ पे राज्यवार दिया गया डेटा, जैसे राजस्थान में 211 है बड़े बांध, उसके अलावा गुजरात में 632 बड़े बांध, उसके अलावा महाराष्ट्र में 2354 है, उसके अलावा कर्नाटक में आप देखेंगे 231, तमिलनाडु में 116, उसके अलावा आप देखेंगे आंध्र में 167, तेलंगाना में 184, छत्तीसगढ़ में 258, मध्य प्रदेश में 906, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 130। अब आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का आंकड़ा याद रखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है कि जो डैम है, जो बांध है, उसकी वजह से आपदा होने वाला जो है वो कितना आपदा हुई थी, तो टोटल 36 आपदाएं हुई थी। यहाँ पे आपको राज्यवार आंकड़ा दिया गया कि किस राज्य में कितनी आपदाएं बांध की वजह से। जैसे राजस्थान में देखेंगे 11, मध्य प्रदेश में देखेंगे 10, गुजरात में 5, महाराष्ट्र में 4, आंध्र प्रदेश में 2, उसके अलावा उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और उड़ीसा, इन सब में एक एक आपदाएं हो चुकी हैं बांध की वजह से। इन दोनों में भी वही बताया जा रहा है कि बड़े बांध जो है वो कितने भारत में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्टेट वाइज यहाँ पे डेटा दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है, जो डिजास्टर हुई है, जो आपदाएं आई डैम की वजह से, उसका स्टेट वाइज आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। टोटल यहाँ पे भी 36 बताया गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं चाइना के पास कितना बांध है, तो 23,842 है। उसके बाद यूएसए का नंबर आता है, इसके पास कितना, तो 9,261 बांध है। उसके अलावा इंडिया का नंबर आता है 5,254। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पहले पे कौन है, पहले पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर भारत है। उसके अलावा आप देखेंगे जापान में कितना, तो 3,112 है। और यहाँ पे ब्राजील में 1411 बांध है। और यहाँ पे ये बड़े बांधों की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सबकी बात की जा रही है, टोटल बात की। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो डैम है उसके कुप्रबंधन या मिसमैनेजमेंट की वजह से कहाँ कहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। तो यहाँ पे कुछ डेटा देगा, आप देख लेंगे। जैसे टिहरी उत्तराखंड में 2010 और 2013 में आई थी। उसके अलावा उकाई गुजरात 2019 में आई थी। उसके अलावा आप देखेंगे बाणसागर मध्य प्रदेश 2016 में। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे हीराकुड हो गया उड़ीसा में 2009, 2011, 2014। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपका जो भी स्टेट होगा वहाँ का आप देख सकते हैं इसमें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भारत के पुराने बांधों से संबंधित मुद्दे क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि वर्षा पैटर्न के अनुसार निर्मित, यानी जो बांध पहले बनाए गए वो किसके हिसाब से बनाए गए थे, तो वर्षा पैटर्न के अनुसार से, वर्षा के हिसाब से बनाए गए थे। लेकिन ये तो 50 साल से भी अधिक पुराने हो चुके हैं। तब मौसम कैसा था, तब जलवायु कैसी थी, और अब कैसी है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की वजह से जहाँ पे पहले बहुत अधिक बारिश होती थी तो वहाँ पे अब सूखा पड़ने लग गया है, जहाँ पे सूखा पड़ता था अब बहुत अधिक बारिश होने लगी। तो इस तरीके की समस्या निकल करके आ रही है, इसलिए यहाँ पे इसको फिर से
देखने की बात की जा रही है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की घटती भंडारण क्षमता। अच्छा, यहाँ पे पहले मान लीजिए ये था डैम, यहाँ पे इसकी पूरी क्षमता थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ तक का डैम में क्या भर गया, मिट्टी कचरा इस तरह की चीजें भर गई, तो इसकी क्षमता भी घट गई, उसको भी देखना चाहिए। उसके अलावा त्रुटिपूर्ण डिजाइन, यहाँ पे बताया कि स्टडी से पता चला है कि जो भारत के डैम बनाए गए वो त्रुटिपूर्ण डिजाइन में बनाए गए। उसके अलावा क्या हुआ है, तो इनको अवसाधन विज्ञान की समझ ठीक नहीं थी ये कहा जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए साइंस क्या है ना, आए दिन साइंस में इंप्रूवमेंट होता रहता है, यानी विज्ञान जो है अपने में हर दिन, प्रत्येक दिन, बल्कि प्रत्येक मिनट आप कह लीजिए सुधार करता रहता है। तो जब 50 साल से भी अधिक पुराने हो चुके हैं, अब का साइंस बहुत आगे जा चुका है और तब के साइंस में जमीन आसमान का फर्क है, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि उसके हिसाब से भी इसको देखना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो डिजाइन किए गए बांध है उसमें गाद क्या होता है, जो ये कचरा करके जमा होता है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके जमा होने की दर को कम बताते हैं और भंडारण क्षमता को अधिक बताते हैं। इस तरीके से क्या हो जाता है, तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो मिसमैनेजमेंट की वजह से आप देखेंगे फिर क्या आती है, बाढ़ आती है, बहुत सारी समस्याएं निकल के आती हैं। यानी आपको ये अंदाजा है कि 10 लीटर पानी आएगा, लेकिन आ कितना रहा है, नीचे गाद जमा होगी, इसकी वजह से मान लीजिए 2 लीटर क्षेत्र से नहीं कवर कर लिया, तो कितना आ रहा है, टोटल 8 लीटर ही आने वाला है, और आपको अंदाजा क्या कि 10 लीटर। तो इस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर क्या होगा, फिर बाढ़ आएगी ही आएगी, आसपास के क्षेत्रों में जल प्लावन होगा ही होगा, वही बात यहाँ पे की जा रही है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की उच्च गाद दर, ये निलंबित अवसादों की बढ़ी हुई सांद्रता और बढ़े हुए संचय दोनों को संदर्भित करता है। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो अवसाद है वो अधिक मात्रा में जमा हो रहे हैं डैम में, इसके लिए भी कुछ कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं बांध निर्माण के प्रभाव क्या क्या हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये बताया कि पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे आप देखेंगे कि जब बांध निर्माण किया जाता है तो यहाँ पे पेड़ पौधों की कटाई की जाती है, आसपास के जो क्षेत्र में जैव विविधता रहती है उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो जीव रहते हैं उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा क्या बात करें, समुदायों का विस्थापन, जब भी बांध का निर्माण किया जाता है तो आसपास के क्षेत्रों से लोगों को हटा दिया जाता है, खास करके कौन से लोग होते हैं, तो गरीब समुदाय के लोग होते हैं, उसके अलावा जनजातीय समुदाय होते हैं, इस तरीके के लोग जो होते हैं उनको हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, उनको दिक्कत होगी, तो बांध नहीं बन पाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर बांध बन भी जाता है तो इनके ऊपर हमेशा जीवन का खतरा मंडराता रहेगा, थोड़ा सा भी पानी बढ़ेगा तो इनके जीवन के अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। उसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव, उसके अलावा लागत और पारदर्शिता। अच्छा, जब बांध बनता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े लेवल में लागत आएगी, बहुत बड़े लेवल में आर्थिक खर्च होगा। अच्छा, उसी खर्च को हम क्या कर सकते हैं, दूसरों की भूख मिटाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। उसके अलावा आप देखेंगे इस समय एक नया मुद्दा निकल कर आ रहा है, कौन सा मुद्दा आप लोग गेस करिए। अच्छा, मैं बताया, हिंट देता हूँ, जैसे मान लीजिए डिजिटल दुनिया है, इसी से जुड़ा मुद्दा आप खुद सोच के देखिए क्या हो सकता है। चलिए 2 सेकंड का टाइम है, आप सोच के देखिए। यहाँ पे नया मुद्दा ये है कि साइबर अटैक। जैसे आप देखें जो बांध है इसके दरवाजे किससे खुलते बंद होते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से। अब मान लीजिए किसी देश ने, फॉर एग्जाम्पल चाइना ने क्या किया, यहाँ पे डिजिटल सिस्टम को हैक कर लिया। अच्छा, जो बांध बंद है और देश के सारे बांध को खोल दिया, तो आप सोच के देखिए 5 मिनट में सारा देश तबाह। या किसी एक पर्टिकुलर बांध को खोल दिया तो 5 मिनट में पूरा शहर गया, खत्म, क्योंकि हम रेडी ही नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ, बांध खुल गया, पूरा पानी जो है बाहर आ गया, पूरा पानी भर गया शहर में, तो क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे उसके लिए लड़ेंगे, क्या करेंगे। पूरा शहर 1 मिनट में, 5 मिनट में पूरा शहर तबाह, खत्म, टाटा बाय वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोगों ने डेवलप कर लिया, उसकी सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। अब यहाँ पे बांधों की देखभाल के लिए कौन कौन से कदम उठाएगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये 7वें अनुसूची के तहत जल और जल भंडारण राज्य का विषय है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि केंद्रीय जल आयोग CWC ये क्या करता है, तो बांधों से संबंधित सभी मामलों पर तकनीकी विशेषज्ञता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा मुद्दा है उसके अलावा जो यहाँ पे मार्गदर्शन करने ये कौन करेगा, तो केंद्रीय जल आयोग करेगा। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, इसके बारे में हमने अच्छे से पूरा डिस्कस किया है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। अब हम देखते हैं जो जल संसाधन है इसको प्रबंधित करने के लिए, इसका ठीक तरीके से यूज करने के लिए कौन कौन सी पहल की गई, कौन कौन से कदम उठाए गए सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल नीति 2012, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अलावा जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान, उसके अलावा अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर मिशन, सुजलम 2.0, ये सारे कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, ताकि क्या किया जा सके, जो जल है उसको प्रबंधित किया जा सके ठीक तरीके से। अब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूपीएससी ने 2018 में 2 क्वेश्चन पूछा इसी से जुड़ा हुआ। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि भारत सरकार जंगलों से घिरी और जातीय समुदायों द्वारा बसाई गई एक पहाड़ी घाटी में एक बांध बनाने के बारे में सोच रही है। अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने के लिए किस तर्कसंगत नीति का सहारा लेना होगा। यानी इस आंसर में आपको क्या बताना है कि कोई समुदाय है वो पहाड़ी घाटी में क्या कर रहा है, रह रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डैम बनाने की बात चल रही है। अब ऐसे कौन कौन सी कंडीशन हो सकते हैं जो पहले नहीं बनी है, उसके बारे में आप कैसे निपट सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताने की बात की जा रही है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, इनका विरोध भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके घर की बात है भाई, कोई भी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता है, जो यहाँ पे रहते आ रहे हैं उनको विस्थापित करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, तो डैम बनाने के लिए वो जगह उपयुक्त है कि नहीं है, मानचित्र के हिसाब से उसको भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना सुरक्षित है उसको भी देखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या क्या समस्या निकल कर रहेंगी उसको भी देखना पड़ेगा। ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, जबकि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए और अधिक बांध बनाने की योजना पर काम चल रहा है,
इसके महत्व और भारत में डैम सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें। अच्छा, यहाँ पे ये बात की जा रही है, देखिए आप इसको क्वेश्चन को है ना तोड़ के समझिए। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जबकि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए और अधिक बांध बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो भारत में ऊर्जा की मांग वो बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। अब जब ऊर्जा की मांग बढ़े तो हम क्या करेंगे, कोयले से या तो उत्पादन करके इसको पूर्ति करें, लेकिन अब हमने 2070 तक टारगेट रखा हुआ नेट जीरो का। उसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बांध क्यों बनाया जा रहा है? बांध के थ्रू हम क्या करते हैं, जल विद्युत परियोजना हम लगाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, तो यहाँ से जल विद्युत उत्पन्न होती है, ऊर्जा की खपत पूरी होती है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए डैम निर्माण की बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा, जल विद्युत उत्पादन होगा। उसके अलावा यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो डैम है इससे निकलने वाली समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करी। तो यहाँ पे अभी अच्छे से हम लोगों ने पूरी चर्चा की कि कौन कौन सी समस्या हो सकती है, जैसे पर्यावरणीय समस्याएं, उसके अलावा विस्थापन, उसके अलावा आप देखें कि लागत बहुत अधिक आती है, फिर साइबर अटैक वाला बनता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में। अभी हुआ क्या है, तो 21 राज्य ऐसे हैं, 21 राज्य ऐसे हैं जो इस चीज को लागू करने के लिए रेडी हो गए हैं, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को। इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत विधानसभा की जो कार्रवाई होती है ना, उसमें कागजों की आवश्यकता को खत्म कर दिया जाता है, यानी कागजों का उपयोग खत्म कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है, तो सारे डेटा डिजिटली रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि 21 राज्य नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से वन नेशन वन एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। और जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की नोडल एजेंसी वो कौन है, तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय ही है। विधायी निकाय से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रणाली विकसित की गई है। ये ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे क्या होता है, तो दैनिक कामकाज में कागज का उपयोग समाप्त हो जाता है। उसके अलावा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन राज्य श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। ई विधान को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के रूप में पुनः नामित किया गया, यानी इसका पहले नाम था ई विधान, अब क्या हो गया, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इसका लक्ष्य क्या है, तो देश के सभी विधायकों को एक मंच पर लाना, जिससे एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी तैयार हो सके। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऑनलाइनर या फैक्चुअल टाइप के करंट अफेयर्स जो डायरेक्टली आपसे वन एग्जाम या स्टेट पीएससी प्री में पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि विलियम फ्राइडकिन का निधन हो गया। ये कौन थे, तो ये ऑस्कर विजेता निर्देशक थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि सिलीगुड़ी में एसएसबी द्वारा क्या किया जाएगा, तो 54 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया है। लूना 25 ये क्या है, तो चांद के लिए मिशन है। किसका मिशन है, ये रूस का मिशन है। दक्षिण एशिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम में पहले स्थान पर कौन है, तो भूटान जो है शीर्ष स्थान पर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब। इनके द्वारा क्या किया गया है, तो सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया। ये किस लिए लॉन्च किया गया, तो मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि कुलशेखरपट्टिनम में तमिलनाडु में क्या होगा, इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट बनाएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इराक ने जो है होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता को बैन कर दिया, यानी इस शब्द को आपको इराक में यूज नहीं करना। होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता शब्द यूज नहीं होगा अब से इराक में। उसके अलावा क्या बात की जा रही है, दिल्ली सरकार ने क्या किया, तो कक्षाओं में क्लासेस में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की गई है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 24/7 क्या करेगा, तो वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा। अभी हाल ही में हरी नरके का निधन हो गया। ये कौन थे, ये लेखक थे। असम सरकार द्वारा खेल महारण की शुरुआत की गई है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे, तो नीरज चोपड़ा इसका नेतृत्व करेंगे। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती हो उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।